चलिए बच्चे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एशिया के भूगोल से संबंधित उसका नेक्स्ट सेशन लेकर के आए हैं। अभी तक के जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एशिया पार्ट 1, एशिया पार्ट 2, एशिया पार्ट 3 इस तरह से हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा वीडियो बनाया, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया, मध्य एशियाई देश, चीन का भूगोल, जापान का भूगोल, 2 पार्ट में ये सब यानी कंप्लीट हो गया है। और जिसको भी यानी वीडियो देखना है तो आप YouTube पर आसानी से पूरा एक क्रम वाइज आप सीरियल से इसको देख सकते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक शुरुआत करेंगे तो उसी को क्रम को आगे हम लोग रखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, इसे कहते हैं हम लोग दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। लोग इस देश में अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर इसका हम लोग अवलोकन करें तो यहाँ हम लोगों को 10 देशों का एक समूह मिलता है। कुल कितने देश हैं यहाँ पे? 10 देशों का समूह है टोटल, है ना। तो इन्हीं 10 देशों से रिलेटेड पूरा का पूरा हम लोग इसका क्रम वाइज एक के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इन सभी लोगों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक संगठन का निर्माण किया था। डेट था आपका 8 अगस्त 1967, ठीक है ना। और उसी को क्या नाम दिया जाता है? आसियान कहते हैं उसी को। उसी क्या कहते हैं हम लोग? आसियान कहा जाता है। आसियान का जो मूल उद्देश्य है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश, ये प्राचीन काल में भी अगर इसका देखा जाए तो नाविकों का काफ़ी इधर आना जाना था ये। और यहाँ पे जो स्थित द्वीप थे उनको लिटोरो की संज्ञा भी यानी दिया जाता है। जेम्स कुक के जैसे नाविक लोग थे, है ना, जिनको यानी कई बार यहाँ पे लूटा भी गया इन्हें। और ये लोग सभी मिल करके अपने क्षेत्रीय सहयोग को, हाँ, दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्रीय सहयोग उसको बढ़ाने के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से, है ना, ये सब यानी करने के लिए काफ़ी अपना ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं और अन्य देशों के साथ यानी व्यापारिक संबंध भी स्थापित करते हैं। ये इन्हीं देशों में से अगर एक हम लोग देखें कि यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है वो सबसे अगर बड़े देश के रूप में देखा जाए तो क्या आपका इंडोनेशिया। सबसे बड़े देश के रूप में क्या होगा आपका? इंडोनेशिया हो जाएगा ये, ठीक, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आपका पूछा भी जाता है कि कौन सा देश है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश इसे कहा जाता है। अन्य देशों में अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक है आपका मलेशिया, इसी के अंतर्गत आएगा। तीसरा है म्यांमार। चौथा आपका है
थाईलैंड। पांचवा जो देश इसके अंतर्गत आपका आएगा फिलीपींस, फिलीपींस। और छठे देश के रूप में देखा जाए कंबोडिया, सातवां देश है लाओस, और जो आठवां देश इसके बाद आएगा इसमें वियतनाम। नौवां देश है ब्रुनेई, और 10वां जो देश है उसका नाम क्या होगा? सिंगापुर। 10वां देश क्या आ जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है। हाल ही के न्यूज में अगर आसियान के पूछा जाए कौन कौन से देश आपके शामिल हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? ये यानी 10 देश यानी इसके अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में शामिल है। हाल ही के दिनों में जो इसमें 11वें देश को शामिल करने की बात की जा रही है, एक ये सबसे नया क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि अभी हाल ही में किस देश को आसियान के समूह में शामिल करने की बातें रखी गई हैं? कौन सा देश है? वेरी गुड, पूर्वी तिमोर। क्या नाम है? पूर्वी तिमोर, है ना। जो 11वां देश अगर आपको इसमें शामिल किया जाएगा अब आने वाले समय में, वो क्या होगा आपका? पूर्वी तिमोर। पूरा चीज़ देखिए, सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक, और सदस्यता भी सब मिल गई है ना, और एथेंटिक रूप से ये अब शामिल हो जाएगा। तो आसियान में आने वाले समय में आप लोग 10 देश नहीं बल्कि क्या पढ़ेंगे? अब 11 देश से पढ़ेंगे। लोकेशन मिल जाएगा कि नहीं पूर्वी तिमोर का? ये जहाँ पे देखिए आपका जो इंडोनेशिया वाला ये पोर्शन है ये, और पपुआ न्यू गिनी आपका ये है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट यहीं बगल में आपका पश्चिम में आपका ईस्ट तिमोर आपका लिखा हुआ है। क्या नाम है इसका? ईस्ट तिमोर आपका ये है। इसी के यहाँ पे बिल्कुल आपको नजर आएगा ऐसे, ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर। अब इसमें एक एक करके हम लोग जो मुख्य रूप से जो देश हैं उसको थोड़ा सा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंडोनेशिया के बारे में डिटेल यानी पूछा जाता है, मलेशिया है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल रहेगा, म्यांमार है इससे रिलेटेड, और फिर उसके बाद जो थोड़े थोड़े मेन पॉइंट है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, सिंगापुर, इन सबसे रिलेटेड सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। अब यहीं पे देखें कुछ एक जो करंट में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, जैसे एक आपका इस समय जो करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है 9 डैश लाइन। देखिए जनरली सब लोग जानते हैं, लेकिन कहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रेजेंट टाइम में संभावना है उस पर यानी ज़्यादा विचार करें हम लोग, है ना। एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है आपका, इस पे यानी हम लोगों को फोकस करना रहेगा। 9 डैश लाइन, सुना है कि नहीं इसके बारे में? 9 डैश लाइन, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए किस प्रकार की ये रेखा है, तो क्या बताएंगे आप लोग? ये काल्पनिक रेखा है। ये कैसा है? ये काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक है रेखा। फिर अगला जो महत्वपूर्ण आएगा कि किस सागर में ये खींचा गया है, ये कौन सा सागर है जहां पर ये खींचा गया है? तो उत्तर क्या होगा आपका? दक्षिण चीन सागर में है। कहाँ पर है? दक्षिण चीन
सागर, दक्षिण चीन सागर। और कब ये ड्रा किया गया, बात आई है, ड्रा करने की बात आई तो कब हुआ? तो देखिए करंट से ही रिलेटेड है आपका, 2017 की बात है ये। और ये वो दौर था जब चाइना की बढ़ती हुई भू राजनीतिकरण दक्षिण चीन सागर में बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा था। और उसी समय इंडोनेशिया ने अपने जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, नाम सुना है कि नहीं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने नाटिकल माइल होता है ये सीमा से? किसी भी देश का जो, हाँ, वेरी गुड, कितना है? 200 नाटिकल मील, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन इस पे खूब आते हैं, इंडिया से करके पूछता है, किसी भी देश से रिलेटेड है। अब चूंकि करंट में चर्चा है इंडोनेशिया के साथ, तो इसलिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है आपका ये, ठीक है। तो 200 नाटिकल, जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत की जो तटरेखा है वहाँ से 200 नाटिकल मील, एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.6 या 1.8 किलोमीटर है ये, ठीक। तो सीमा से जो 200 नाटिकल मील होता है वही क्या होता है? उसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, या EEZ इसी को कहा जाता है। इसी को, इसे क्या कहते हैं हम लोग? EEZ के नाम से इसी को जानते हैं। या इंग्लिश में इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जब बात आती है देखिए EEZ की, तो एक चीज़ और आता है, प्रादेशिक सीमा भी आता है। ये कितना होता है? कोई भी देश की जो प्रादेशिक सीमा होती है, हाँ, वेरी गुड, 12 नॉटिकल मील। किसी भी देश का क्या होगा? 12 नॉटिकल मील, ठीक। और जो संलग्न सीमा होती है, इसके अलावा क्या होता है कि संलग्न सीमा होती है, संलग्न सीमा, वो क्या होती है आपकी? 24 नाटिकल मील होती है। क्या होती है? 24 नाटिकल मील होती है। या टेरिटोरियल, प्रादेशिक सीमा को इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है? टेरिटोरियल जोन कहते हैं इसी को। और संलग्न को जो नाम दिया जाता है कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। तो ये कोई भी देश अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक ना, किसी भी देश से रिलेटेड अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, ठीक, तो उसके इन 3 तथ्यों पर ज़रूर आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक ना। चाहे चाइना पढ़ रहे हैं, चाहे जापान पढ़ रहे हैं, चाहे इंडोनेशिया, है ना, कोई भी देश, तो हमेशा क्या है, इससे आप ज़रूर। और यही अप्लाई कहाँ कर दिएगा? भारत में। भारत में करके पूछता जा, ज़्यादा डिटेल पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी में, है ना। तो जैसे भारत का है ये, एक एग्जांपल ले लें, तो भारत से अगर 12 नॉटिकल मील अगर जाते हैं तो क्या हो जाती है आपकी? ये प्रादेशिक सीमा हो जाएगी, ठीक ना। और इसी यहीं से सीमा से अगर 24 नाटिकल मील जाते हैं हम लोग, तब क्या हो जाएगा आपका? संलग्न सीमा हो जाती है। और इसी सीमा से ही अगर 200 नाटिकल मील जाते हैं, तब क्या हो जाता है आपका? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन हो जाता है। हाँ,
उसमें राइट के अकॉर्डिंग है, जो प्रादेशिक सीमा होता है उस पर उसका पूरा अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार किया जाता है, ठीक। उसका पूरे संसाधन का वो पूरा दोहन कर सकता है ना। वो बिना उसके परमिशन के उस क्षेत्र में कोई जहाज नहीं जा सकता है ना। तो इस तरह से उस पर राइट ही दिए गए इसकी विशेषताओं से रिलेटेड। बाकी जब हम लोग इसका भारत पढ़ेंगे, भारत इसका पूरा डिटेल पढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे उसके राइट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इकोनॉमिकल जोन का मतलब है कि वहाँ से जैसे मत्स्य से रिलेटेड है, इकोनॉमिक से रिलेटेड अपना क्षेत्र स्थापित कर सकता है। तेल कुएँ से रिलेटेड है, जैसे भारत की बात करें मुंबई क्या नाम, मुंबई हाई है, तो आपका इसी के अंतर्गत आता है, EEZ के अंतर्गत आता है कि वहाँ पर वो अपना दोहन कर सकता है उतने क्षेत्र तक, ठीक। अब ये सारी चीज़ें जो बात अगर देखा जाए तो किसी ना किसी भूगोलवेता की याद तो ज़रूर आएगी, है ना। तो किसकी आनी चाहिए? हाँ? अगर बस वहीं पे बस इंक्लूड करना है सारी चीज़, 80 महान, ठीक है। जो सारी चीज़ें पढ़े हैं उसी को यहाँ पे रिपीट करिए सारी चीज़ें। यानी अगर ये सब चीज़ें देखा जाए तो 80 महान, भाई इन्होंने तो यही बताया है कि उस देश को शक्तिशाली कहा जाए जिसकी यानी समुद्री शक्तिशाली के ज़्यादा हो। तो 80 महान जो होंगे तो इन सब के बारे में पूरा वर्णन करेंगे, और इसी का विस्तृत वर्णन आगे चल करके किस पे मिलेगा? स्पाइक मैन के बारे में मिलेगा, है ना। इसी का जो डिटेल आपका है स्पाइक मैन। स्पाइक मैन कौन सी पुस्तक है? द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, बुक की जो नाम है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, ठीक। तो वहाँ पे ये सब आपको मिलता है पूरा डिटेल उनके बारे में, हर देश के बारे में जो है जिसकी समुद्री सीमा है उसके साथ साथ ये रहता है ये। तो यहाँ पे जो ये बताने का जो मेन मुद्दा था वो क्या था आपका? 9 डैश लाइन से रिलेटेड। तो 9 डैश लाइन इंडोनेशिया के द्वारा खींचा गया। कब खींचा गया है? 2017 में खींचा गया है। कहाँ पर खींचा गया है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? दक्षिण चीन सागर में खींचा गया है। क्यों खींचा गया है? तो उत्तर क्या होगा? चाइना की बढ़ती हुई भू राजनीतिकरण, है ना, जो जियो पॉलिटिक्स है, चाइना की जो बढ़ती हुई जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीतिकरण। तो जियो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स जैलिन का है ये। किसका है? जैलिन का। डेवलपमेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स हाउ सेफर, किसका है ये? हाउ सेफर। तो ये सब विद्वान देखिए आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके द्वारा जो दिए गए कॉन्सेप्ट है वो सब क्या है? प्रासंगिक हैं ये। तो चाइना की जो बढ़ती हुई भू राजनीतिकरण, उसी के द्वारा क्या है, ये इसको रोकने का एक प्रयास है कि भैया ऐसा है कि ये जो हमारी जो बाउंड्री है, ये हमारे जो द्वीप हैं ये, है ना, इन द्वीपों से आप दो 200 नॉटिकल मील तक अपने जहाज़ों को बिना हमारे परमिशन के अंदर नहीं ले आना है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो रडार के द्वारा उसको क्या करेंगे हम लोग? ध्वस्त कर देंगे। हर देश को ये दिया गया है सही। तो इस तरह से इसने क्या किया कि अपनी सीमा का ये क्या कर रहा है? सुरक्षा कर ले रहा है ये, है ना, क्योंकि इसके द्वीप इतने ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक। तो उन द्वीपों पर कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? ये अधिकार कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा देश आपका ये है फिलीपींस। फिलीपींस को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है उसने, ठीक ना। उसके धीरे धीरे निकटतम यानी बढ़ता जा रहा है ज़्यादा। तो जब देखिए 2017 में इसने किया तो फिलीपींस भी इसको इस तरह से बढ़ाया, और फिर इधर आपके जो थाईलैंड, कंबोडिया आएंगे, ये वियतनाम आएंगे, ये भी अपना इस तरह से
बढ़ाना शुरू कर देंगे ये सब चीज़ें। ठीक, तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, 9 डैश लाइन जो करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, कभी भी न्यूज़ का विषय रहे तो आप इसको ध्यान से रखे रहिएगा इसको। ठीक है, सभी देशों का है पूरा ये। नहीं, अगर जैसे 2 द्वीप आ जा रहे हैं 2 देशों के, तो वहाँ पे आपसी समझौता हो जाता है। ठीक ना कुछ पॉइंट ओवरलैपिंग करते हैं, और जो पॉइंट ओवरलैपिंग करेंगे वहाँ पे दोनों का यानी उस पर अधिकार दे दिया जाता है, वहाँ पे संधि समझौते किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बनाए जाएंगे वो। ठीक है, एक इसी से मिलता जुलता और है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, वेलेस लाइन। ये सब नए नई चीज़ें आपको देखे मिल रहे हैं, है ना। और इन्हीं पर क्या हो रहा है, आजकल रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। वेलेस लाइन नाम सुना है कि नहीं इसके बारे में? हाँ, वेलेस लाइन। क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया हुआ है। इन पे देखिए क्वेश्चन खूब आते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता है ना। ये इसको क्या है, अनसिन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर इंटरनेशनल लेवल पे आ जाती है ये, और ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं हम अपनी मूलभूत समस्याओं को उजागर करते हैं, तो भारत के संदर्भ में यानी पूछा जाता है ये, है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 9 डैश लाइन पर भी क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी पूरी रहेगी ये। ठीक ना। इसी तरह से एक और है आपका वेलेस लाइन। क्या आपका वेलेस लाइन, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं हम लोग। रसेल का नाम सुना है कि नहीं? रसेल, हाँ, रसेल कौन थे ये बताइए, अच्छा कुछ महिमा बताइए। रसेल, हाँ क्या था? हाँ 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 हाँ, सही सही। हाँ हाँ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ में है क्या? हाँ, याद आया? हाँ, याद करिए। और वेलेस से किसी की परिकल्पना में संशोधन किए थे क्या ये रसेल का? ओरिजिन ऑफ द अर्थ है की जो परिकल्पना थी, उसी में किसी का संशोधन किया गया था रसेल के द्वारा। हाँ, अच्छा, कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने जो 9 ग्रह से रिलेटेड बात करता है, उत्पत्ति से रिलेटेड, पृथ्वी की 9 ग्रहों की उत्पत्ति से रिलेटेड उनके क्रम को बताने का प्रयास करता है आकार के आधार पर? जो उपग्रहों की उत्पत्ति की बात करता है, जिसने एक तारक नहीं बल्कि द्वितारक सिद्धांत की बात की है। एक तारक नहीं बल्कि, हाँ हाँ, आर्टिस्ट में तो बाद में आ रहे हैं ना, वो तो धूल कण परिक्रमा तो बाद में रसिया के हैं वो। ओरिजिन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है, अगर देखा जाए तो द्वितारक सिद्धांत आया है। द्वितारक में एक आपका ग्रहाणु परिकल्पना आई है। ग्रहाणु परिकल्पना किसकी थी? चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। और फिर ग्रहाणु परिकल्पना के बाद किसका आता है? चैम्बरलिन की जो, हाँ हाँ, नहीं वो तो बाद में आएंगे, उसके ब्रिटिश के रहेंगे वो लिटिल, ठीक ना। वो तो फिजिक्स वाला है, परमाणु विस्फोट से रिलेटेड आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद है देखा जाए ग्रहाणु परिकल्पना।
किसका था ये? चैम्बरलेन का था। चैम्बरलेन, जिसमें इसमें इन्होंने 2 तारक की बात की थी। ऐसी 2 तारक तो आगे चल के सुधारा कौन था? और वहीं पे जो रसेल महोदय बताते हैं कि 1 तारक नहीं, 2 तारक नहीं, बल्कि 3 तारक होने चाहिए। है ना, ठीक है ना। अब वो तो बात की बात है, आलोचना। तो रसेल का देखिए नाम वहाँ पे ओरिजिन ऑफ द अर्थ में आता है वो, तो वही रसेल महोदय है ना। तो यहाँ से आपका है, एक आता है वेलेस लाइन है आपका, ये क्या है कुछ पता है? वेलेस लाइन, व्हाट इज द वेलेस लाइन? देखिए जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ली जाती है वहाँ से आपका ये कोरिलेट है आपका ये वेलेस लाइन। 2021 के पेपर में पीजीटी में आ चुका है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया है आपका, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बताती है कि प्लेटों के बारे में बताई है ना। तो एक उसने बताया गया था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात की गई थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि इनमें से कौन अंगारा लैंड है, कौन सा गोंडवाना लैंड है, याद आया पीजीटी में आया था यही, कौन सा भाग है जो अंगारा लैंड है और कौन सा भाग है जो गोंडवाना लैंड है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया किस में आएगा? हाँ, गोंडवाना लैंड। और इंडोनेशिया को कह दिया जाए तो गलत कर देंगे क्वेश्चन, यही तो आया था क्वेश्चन जो लोगों ने गलत कर दिया था इसी पे। अंगारा लैंड का पार्ट है और इसीलिए वेलेस लाइन आपकी यहाँ पर खींची गई थी, समझा ना। इंडोनेशिया किसका पार्ट है? अंगारा लैंड का पार्ट है ये, है ना, उत्तर के जो आपके हैं ये। अब क्वेश्चन क्या था आपका? निम्नलिखित इंडोनेशिया का दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है? जो पीजीटी में आपका 2021 में आपका ये क्वेश्चन आया था वो। तो कुल मिलाकर वेलेस लाइन से ही कोरिलेटेड है, वेलेस लाइन का बार बार चर्चा में आता रहता है वो। वेलेस लाइन है क्या चीज़? देखिए कि जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था, ये दोनों की जैव विविधता का अंतर बताता है। ये जैव विविधता के डिफरेंस से रिलेटेड बताता है। मतलब कि इस वेलेस लाइन से अगर साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ के जो जीव जंतु होंगे, वनस्पतियाँ होंगे, उनकी विशेषता अलग होगी, और वेलेस लाइन से उत्तर की तरफ जाने पर वहाँ के वनस्पति और जीव जंतु की विविधताएँ क्या होंगी? अलग होंगी। क्लियर हो गया सारी चीज़ें? मतलब क्या है? ये जैव विविधता से कोरिलेटेड है। और एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है कि क्या मनुष्य वेलेस लाइन को पार कर सकता है? तो कुछ हद तक है, ज़्यादा नहीं है वो। क्यों? क्योंकि दोनों के क्लाइमेट में क्या हो जाता है? डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है वो, है। तो वहाँ पर इस वेलेस लाइन से पार करने पर उनको क्या होगा कि क्लाइमेट की कहीं ना कहीं समस्या होगी, उनके खान पान, रहन सहन, इन सब कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई भी जीव जंतु है उसका है ना, तो उससे को रिलेटेड समस्या आएंगी। वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियों से रिलेटेड को समस्या आएंगे। लेकिन एक जीव के बारे में बताया जाता है कि वो जीव है इस वेलेस लाइन को क्रॉस कर सकता है। कौन सा है वो? चमगादड़। कौन है? चमगादड़। अब ऐसा देखिए जीव प्रकृति के द्वारा बनाया गया है ये सब चीज़ें, है ना। तो रसेल महोदय ने सारी चीज़ें इसके बारे में बताई है, उन्हीं के द्वारा ये खींचा गया था। ये ब्रिटेन के थे, भूगोलवेत्ता थे ये, ठीक। और डार्विनवाद है ना, डार्विन के जो जीवों के विकास से रिलेटेड, विकासवाद का जो सिद्धांत हार्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड, उन समय के
उस समय के लगभग ये समकालीन हैं आपके, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे वेलस लाइन है, ठीक। तो वेलस लाइन आपका देखिए क्या करेगा कि इस तरह से ऐसे ये आपका ऐसे ड्रा किया गया है ये, और कुछ द्वीप है, उन द्वीपों से रिलेटेड आपका ये कोरिलेट किया गया है आपका ये, ठीक ना, कि उनके बीच की क्या करती है, सीमा बनाते हैं। यहाँ पे बाली द्वीप है, बाली से रिलेटेड है, पूर्वी तिमोर उनके हैं, तो वहाँ की जैव विविधता से कोरिलेटेड है। तो वेलस लाइन को ध्यान में रखे रहिए, कहीं पर भी जैसे अगर आपको मिलता है क्या है वेलस लाइन है क्या, तो क्या बताएंगे, अल्फ्रेड रसेल वेगनर के द्वारा ये खींची गई एक रेखा है भी, है ना। कब के समय के हैं, तो डार्विन के समय के, हर्बर्ट स्पेंसर के समय के, कहाँ के हैं, ब्रिटेन से कोरिलेटेड है। महत्व क्या है, तो जैव विविधता से कोरिलेटेड है, कि उन्होंने देखा कि इस वेलस लाइन के साउथ की जो जैव विविधता है, वहाँ की वनस्पतियों की जो प्रजाति है उसमें यानी विविधताएं अलग देखने को मिलती है, और उसके उत्तर वाली है उसमें अलग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि एक आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका अंगारा लैंड का पार्ट हो जाएगा ये, और एक भूगोल बेटा है जो किसी की सिमिलरिटी की बात करता है। कौन कर रहा था, वेगनर। वेगनर यही तो बताता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए पार्ट थे, वहाँ के वनस्पतियों में समानता देखने को दिखाई, वहाँ के चट्टानों में समानता बताई, और वहाँ के जो कुछ जीव जंतु थे उनके समानता देने की बात कही। तो कुछ वो परमार देखा, है ना, तो परमार एक एक करके कहाँ से रिसर्च करके उसने ढूंढा होगा। तो जब वहाँ पर मात्र कुछ ही समानता है तो बहुत सारी क्या है, विविधताएँ हैं, और वही विविधताओं को ये आपको डिनोट करता है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया से रिलेटेड दो लाइनों के रिलेटेड जो करंट में बहुत चर्चा में है, इसको ध्यान में रखना है। तो इतना पहले इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं, ठीक। हाँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या हो, रात्रि में जैसे अपना निशाचर होते हैं, रात्रि दिन में निकल भी नहीं करते हैं। बस हाँ, हाँ कम है धीरे धीरे। अभी कहाँ जाना, अभी कहाँ, अभी रात वोत में देखिए निकलिए तो डर लगता है कहीं चमगादड़ आके बाल चट ना कर जाएं। रात में निकलिए सबसे ज़्यादा डर यही रहता है चमगादड़ों से, कहीं पर ऐसे गए तो बाल चट ना कर जाएं, और वैसे बिल्कुल निकलता, हाँ अगर ऐसे गुजरे वहाँ का बाल ही समाप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक हमारे दोस्त थे ऐसे गुजरे, दाढ़ी उड़ी रखा रखे थे, तो ऐसे बिल्कुल स्पर्श करते हुए ऐसे निकला वो, और यहाँ से बिल्कुल साफ। कहीं का हो गया, क्या चमगादड़, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत अच्छी चीज़ है। भविष्य में ऐसा करें, पकड़ करके दाढ़ी उड़ी बनाना होता है जैसे टकला होना तो लो भैया पूरा। हो जाता धीरे धीरे, फिर सही हो जाता है, आता है लेकिन धीरे टाइम लगता है। चलिए तो नोट कर लेते हैं इतना पहले पॉइंट, फिर आगे करते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, एशिया के दक्षिण पूर्व एशियाई देश, एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में 10 देशों का समूह है, 10 देशों का समूह है, 10 देशों का समूह है, जिन्हें सामूहिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहा जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहा जाता है।
नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 1 इंडोनेशिया। नंबर 2 मलेशिया। नंबर 3 म्यांमार। नंबर 4 फिलीपींस। नंबर 5 थाईलैंड। नंबर 6 वियतनाम। नंबर 7 कंबोडिया। नंबर 8 लाओस। नंबर 9 ब्रुनेई। नंबर 10 सिंगापुर। सिंगापुर। इन सभी देशों में से इन सभी देशों में से 9 देशों की सीमा 9 देशों की सीमा 9 देशों की सीमा समुद्री तट के साथ लगती हैं। अर्थात एकमात्र लाओस, अंडरलाइन कर लेगा, क्वेश्चन आ चुका है। एकमात्र लाओस यहाँ का ऐसा देश है, यहाँ का ऐसा देश है जो लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत आता है। के अंतर्गत है। 8 अगस्त 1967 में 8 अगस्त 1967 में यहाँ पर आसियान संगठन का निर्माण किया गया था। जिसमें अब सभी 10 देश इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य हैं। तो देखिए, जो आसियान आपका संगठन है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई गई, वेलस लाइन होगी, 9 डैश लाइन है, वो आपका वहाँ से कोरिलेटेड है ना। तो वहाँ पे आपको, यहीं पे आपको आसियान पूरा आपको डिटेल पढ़ा दे रहे हैं इसको, है ना। नहीं, अलग हुए हैं ना, भ्रंश के द्वारा हुए ना। ये तो ज्वालामुखी के द्वारा भी निर्मित द्वीप है यहाँ पे, है ना, सभी नहीं हैं। जब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हम लोग देखते हैं वहाँ पे, तो 2 प्लेटें हैं यहाँ पर, क्या हो रही है, आपस एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और जब दूर जा रही हैं तो क्या हो रहा है, भ्रंश यानी हो रहा है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, फिर ज्वालामुखी चैम्बर, है ना। तो वहाँ पे आपके जो द्वीप हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, चैम्बर, चबूतरा, है ना। उसी चबूतरे पर क्या होगा कि अपना घरौंदा बनाएंगे, घरौंदा बना करके अपने ये निर्माण करते हैं, ठीक ना। तो वर्तमान में सभी इसके 10 देश इसके सदस्य हैं। हाल ही में पूर्वी तिमोर
पूर्वी तिमोर आसियान का नया सदस्य, आसियान का नया सदस्य बनने की सिफारिश की है, बनने की सिफारिश की है। इस प्रकार अब आसियान में कुल देशों की संख्या, कुल देशों की संख्या 11 हो जाएंगी। कुल देशों की संख्या 11 हो जाएंगी। आसियान में 2 महत्वपूर्ण लाइन प्रमुख है। नंबर 1 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन। नंबर 2 वैलेस लाइन, नंबर 2 वैलेस लाइन। नाइन डैश लाइन 9 डैश लाइन इंडोनेशिया के द्वारा चौदह जुलाई 2017 14 जुलाई 2017 को दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर में अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में खींचा था, ताकि चीन के भू राजनीतिकरण, चीन के भू राजनीतिकरण के प्रभाव को रोका जा सके। ए बेटा दरवाज़ा बंद कर दिया करो। के प्रभाव को रोका जा सके, रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि एटी महान तथा स्पाइकमैन, एटी महान तथा स्पाइकमैन जैसे भूगोलवेताओं ने जल शक्ति को मजबूत रखने के लिए प्रादेशिक सीमा ब्रैकेट में लिखेगा 12 नॉटिकल माइल, संलग्न
संलग्न सीमा 24 नॉटिकल माइल। EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील को सुरक्षित रखना, को सुरक्षित रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। क्योंकि प्रत्येक देश अपने अपने जियोपॉलिटिक्स भू राजनीति के प्रभाव को बढ़ाने में लगा हुआ है, बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी के परिणामतः चाइना आर्टिफिशियल द्वीप का निर्माण भी कर रहा है, आर्टिफिशियल द्वीप का निर्माण भी कर रहा है। दूसरा इसके बाद लिखिएगा वेलेस लाइन को लिखिएगा, वेलेस लाइन। में 1859 में अल्फ्रेड रासेल वेलेस के द्वारा एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के जैव विविधता को विभाजित करने के लिए यह रेखा खींची है। चूंकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है, वहीं एशिया अंगारा लैंड। बोर्नियो तथा सुलावेसी द्वीप, बाली तथा लोम्बोक द्वीप, बाली तथा लोम्बोक द्वीप, फिलीपींस तथा मोलुकाम, द्वीपों के मध्य से यह
यह रेखा गुजरती है, यह रेखा गुजरती है। एकमात्र चमगादड़ जी ही वैलेस लाइन को पार कर सकता है। पार कर सकता है। जो आप लोग सोचते हैं ना कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कहीं मिल ही नहीं रहा है ये, तो अब धीरे धीरे क्या आ रहा है कि इन्हीं सब पे रिसर्च यानी बढ़ रहे हैं सब। तो जो आने वाले भविष्य में नए नए क्वेश्चन बनने की संभावना होगी तो यहाँ पे यानी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश इंडोनेशिया। द्वीपीय देश, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है इंडोनेशिया। द्वीपों की संख्या देखा जाए बहुत ज़्यादा है, लगभग 13,000 द्वीप के आसपास है ना। लगभग कितना है? 13,000 द्वीप। तो लेकिन जो वास स्थल है इसका वो सब पे नहीं है ना। यहाँ के अगर वास स्थल की बात करें, वास स्थल वो मात्र कितना है? 6,000 द्वीपों पर ही है। बाकी वीरान इस तरह से पड़ा हुआ है वो, ठीक। वहाँ पे कोई रहता होता नहीं है, ठीक। जब देखिए वास स्थल की बात आती है, अब इसी को अगर थॉट से जोड़ लिया जाए, एक्यूमेन, याद आया कुछ? एक्यूमेन, ओक्यूमेन, लेवेसरा, याद आया कि नहीं? भूल गए सब? हैं? याद आ रहा है? देखिए ज़िंदगी में भूलना स्वाभाविक है ना, क्योंकि ईश्वर ने जो विस्मृति की अगर दिया है तो एक बहुत अच्छा दिया है। अगर विस्मृति ना दिया होता तो इंसान का जीवन संभव नहीं होता। यस या नो? विस्मृति भी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि सर याद करते हैं भूल जाते हैं। अगर ज़्यादातर याद अगर रहेगा, किसी का याददाश्त इतना ज़्यादा रहेगा, वो जीवित रह ही नहीं पाएगा। जिसकी मेमोरी पावर होती है बहुत तेज़, वो देखिए बहुत अर्ली अपनी लाइफ में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है वो। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, तो ठीक है। तो जो भी अगर ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर अगर करेगा, क्योंकि इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, और ये तो हमेशा सुख रहेगा ही नहीं, दुख भी आना है, स्वाभाविक है। अगर दुखों को मेमोरी किसी की ज़्यादा अगर याद रहेगी तो दुखों को याद करके करके क्या होगा, इतना होपलेस हो जाएगा वो कि जीवन उसका इम्पॉसिबल होगा। तो इसलिए विस्मृति बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ भूलेंगे आप लोग, है ना, वहाँ वहाँ हम मिलेंगे, आपको यादें दिलाते रहेंगे, ठीक है। तो जामुन की तरह बिल्कुल याद के रूप में रहेगा, ठीक। तो एक्यूमेन की बात करें, कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया था? हाँ,
और कौन सा भूगोलवेत्ता है जो ओकुमेन शब्द का प्रयोग किया था? स्ट्रैबो। कौन है जो इसका प्रयोग किया था? और कौन है जिसने लेवेस्ट्राउन शब्द का प्रयोग किया था? रेडजेल का था। रेडजेल का था ये, ठीक है। तो जब भी देखिए कहीं पर वास स्थल आता है, जहाँ भी हम लोग रहते हैं, तो इन भूगोलवेत्ताओं को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। ज्योग्राफिया 17 खंडों में किसने लिखी थी? कई बार आया है, यही स्ट्रैबो है ना। ज्योग्राफिका, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ज्योग्राफिका। इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए ज्योग्राफिका, इसी को इसने क्या किया था कि 17 खंडों में लिखा था। जब भी जो भूगोल को 17 खंड की बात आए तो हमेशा किसको ध्यान में रखना? स्ट्रैबो को। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोथेनिस ने किया था ये। इसकी जो पुस्तक है ज्योग्राफिया है। ये कौन सी पुस्तक है? फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी किसे कहा गया है? एरिस्टोथेनिस को कहा गया है ना। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी किसे कहा गया है? और रिटर अगर ऑप्शन में ना मिले तब क्या करेंगे? अगर रिटर ऑप्शन में ना रहें तब क्या करेंगे? हम बोर्ड लगा देंगे, तब आपको ये मिलेंगे स्ट्रैबो, ठीक है ना। तो जो रीत काल आता है, तो रीत काल 2 बार आए हैं, एक प्राचीन काल के रीत काल क्लासिकल एज, एक है आधुनिक काल के हैं। तो रिटर आधुनिक काल के प्रादेशिक भूगोल के जन्मदाता हैं, और प्राचीन काल के रीत काल के कौन है? स्ट्रैबो मिलेंगे आपको, ठीक है ना। रेडजेल क्या है? मानव भूगोल के जन्मदाता। किसके हैं ये? मानव भूगोल, मानव भूगोल के जन्मदाता। और किसके हैं ये? राजनीति भूगोल के जन्मदाता, है ना। तो इस प्रकार देखिए इंडोनेशिया के 1300 द्वीप हैं, लेकिन यहाँ पे वास योग्य कितने हैं? केवल मात्र 6000 द्वीपों पर ही केवल वास से योग्य हैं ये, ज़्यादा इससे नहीं है। यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका, वो कौन सा है? ब्रुनेई। क्या नाम है इसका? ब्रुनेई। यही आपका ये रहा, सबसे बड़ा द्वीप बनाया गया ब्रुनेई। ये लगभग इस तरह से देखा जाए, ऐसे आपका, ऐसे आपका ये, ठीक ना। और इसी ब्रुनेई को जो इसके अधिकार में है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कालीमंतान। किस नाम से जाना जाता है? काली मंतान के नाम से जाना जाता है। नहीं याद हो? काली मंतर, छू कलंतर, काली कंतर है ना, वो सब याद किया कर, ये सब चीज़ें, ठीक, याद हो जाए। कितना भी रहेगा आएगा, है ना। अच्छा हाँ, वही काली कंतर वाला है सब चीज़ें, ठीक। काली मंतर, काली मंतान, है ना, याद हो जाएगा आपको इससे। ये वाला जो द्वीप है, ये इसका है सुलावेसी द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? सुलावेसी। अभी जो हम लोग वेलेस लाइन की बात किए थे, तो ब्रुनेई और कौन सा द्वीप बताया गया था? ये सुलावेसी, है ना, दोनों के मध्य से गुजरती है सुलावेसी। यहाँ का दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा। कुछ महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं उसको ध्यान में रखे रहेगा, पूछे जाते हैं इन द्वीपों के बारे में, ठीक है। और जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? जावा। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा है वो कौन है? आपका
जावा। और जावा के ही बगल में छोटा सा आपको देखिए मिलेगा बाली। जावा के बगल में छोटा सा मिलेगा आपको बाली, बाली द्वीप। जावा के पूरब में मैप में देखिए आपको बाली। तो बाली और लैम्बोक अभी हम लोगों ने जिक्र किया था। बाली और लैम्बोक जो द्वीप है, लैम्बोक देखिए मैप में दिखाएगा कि नहीं, इसमें है कहाँ पे है? बाली लैम्बोक, लैम्बोक मिला जी आपको? हैं? अच्छा, प्रकृति वाले में दिया है लैम्बोक। बाली तो दे रहा है, लैम्बोक किधर लिखा है? हैं? इसमें लैम्बोक लिखा नहीं, आप वाले में लिखा है? अच्छा, हाँ, ये देखिएगा आप लोग इस वाले में, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, इस वाले में आपका इसमें दिया है लैम्बोक। ये बाली और यहीं पे आपका है लैम्बोक। ठीक है, तो देखिए जो जो द्वीप है रसेल ने जिसका वर्णन किया है तो क्या होगा वहीं पे अंडरलाइन करिएगा। तो लैम्बोक द्वीप भी मिल गया आपको, सुलावेसी भी मिल गया, ब्रुनेई भी मिल गया, ठीक ना। तो लैम्बोक द्वीप, लैम्बोक के द्वीप। तो इस तरह से लाइन ऐसे ऐसे इस तरह से ड्रा की गई है, ऐसे ऊपर गई है, ठीक है, वेलेस लाइन। अब बात आती है कि कुछ यहाँ पे जल संधियाँ। सुमात्रा जो द्वीप है, कौन सी जल संधि के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य मुख्य भूभाग से अलग होता है? मलक्का जल संधि। कौन सा है? मलक्का जल संधि। देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा ये स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे है ना, स्टेट ऑफ मलक्का, यहीं से आपका है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। सुमात्रा और जावा किस जल संधि के द्वारा अलग हो रहे हैं? सुंडा जल संधि, है ना, सुंडा जल संधि। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, खूब पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके। सुंडा जल संधि। और जहाँ पे देखिए जावा है उसी के उत्तर में आपको एक सागर मिलेगा, जावा सी, जावा सागर मिलता है आपको ये। और जहाँ से देखिए आपको ये बताया गया था वेलेस लाइन की बात आई थी, ये सुलावेसी और ब्रुनेई के बीच में, वहीं से एक जल संधि और मकस्सर जल संधि। कौन सी जल संधि है? मकस्सर। मकस्सर जल संधि। और जहाँ पे देखिए सुलावेसी है, सुलावेसी के थोड़ा सा उत्तर में देखिएगा तो आपको आएगा सेलेवीज सागर। और इसी सेलेवीज सागर के नाम पे सुलावेसी को सेलेवीज द्वीप भी कहते हैं। सेलेवीज सागर, सेलेवीज सागर हो गया आपको, ये चल रहा है ना ये, ठीक, सेलेवीज सागर, ठीक। तो 3 महत्वपूर्ण यहाँ पे जल संधियों को ध्यान में रखे रहना है आपको, ये ठीक। हाल ही में देखा जाए, ए बेटा, हाल ही में देखें तो
यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक चीज़, इसने अपनी नई राजधानी परिवर्तन कर लिया। ये देखिए करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका मिलेगा ये, है ना। और कहाँ पर इसने किया है? काली मंतान में किया है। काली मंतान का जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहीं पर उसने अपनी ये नई राजधानी बना दिया। क्या नाम रखा है उस राजधानी का? संतरा। संतरा याद किए रहे, जब संतरा खाइएगा तब याद आ जाएगा। और संतरा कैसा होना चाहिए? न्यू होना चाहिए, न्यू संतरा, है ना। क्या होना चाहिए? न्यू संतरा, है ना। तो क्या हो जाएगा? न्यू संतारा। ये सब देखिए याद करने का अपना ऐसा तरीका होता है ना। न्यू या न्यू संतारा ऐसे है, लिखिएगा न्यू संतारा। तो न्यू माने नया। अब देखिए नए नए संतरे अब आ रहे हैं, आने वाले हैं, अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू संतारा इसकी नई राजधानी हो जाएगी। क्या कारण है कि ये अपनी राजधानी परिवर्तन क्यों कर लिया? हाँ? पानी में डूबना। एक तो चलिए ये है कि भविष्य में क्या लग रहा है कि वैश्विक तापमान जो है बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डूबने का भय आएगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी देखिए, जकार्ता ये भी था आपका क्या है? बंदरगाह था। और ये भी आपका क्या है? तट पे है। तो डूबेगा तो दोनों ही, डूबेगा तो दोनों ही। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? ये इसकी समस्या नहीं होगी। अब इसी तरह दे दिया जाएगा कि क्या कारण है कि हाल ही में इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी परिवर्तन का। एक ऑप्शन ये भी डाल देगा। तो वो आपका आईक्यू लेवल देखना चाहता है कि उनको पता है कि या दोनों बंदरगाह हैं कि मध्य भाग में। अगर मध्य भाग में होता तो आपका कथन बिल्कुल सही होता, लेकिन जो न्यू संतारा बनाया गया वो कहाँ पे आपका? वो भी तट पे ही है। मतलब कारण कुछ है और है। अभी हाल ही में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इस तरह से भूकंप के झटके। यहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी, क्राकाटोवा, याद आया कि नहीं? वो पूछा गया है ना, क्राकाटोवा ज्वालामुखी। इपो आया क्वेश्चन की नहीं? ज्वालामुखी क्षेत्र पूछ लिया जाता कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में ही, यहीं जावा वाले पास क्षेत्र में आपके पड़ते हैं ये सब चीज़ें। तो जब देखिए यहाँ पे, और किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं ये? क्राकाटोवा। पहले क्राकाटोवा को मित्र घोषित किया है ना, शांत यानी किया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब 1886 था, है, जब वहाँ पे अचानक इस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में लोग सोए हुए थे, 10,000 लोग कम से कम सोते ही सोते बिल्कुल जल के राख हो गए। इतना ज़्यादा भयानक अब तक का ये। और हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हुआ। तो अब जब देखिए विस्फोट हो रहा है और सुषुप्त अचानक कभी भी हो सकता है। ये 2004 में सुनामी का आना, ये सब क्या थे? बेल्ट बने थे आपके भूकंप जोन के, है ना। तो इस वजह से इसके अंदर क्या है? एक टेरर सा आ गया है, डर सा आ गया है कि यहाँ का सबसे लगभग 75% इंडोनेशिया की जो आबादी है केवल जावा में निवास कर रही है। और इतने बड़े अगर मानव संसाधन अगर क्षति में होगा तो देश का क्या हाल होगा फिर? तो इस वजह से इसने क्या किया कि यहाँ का जो वीरान क्षेत्र है इसको अपना नई राजधानी बनाने का फैसला लिया है। कि जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली, रायपुर, नया रायपुर, तो क्या होता है कि किसी एरिया का जो डेंस पॉपुलेशन होता है उसको क्या करेंगे हम लोग? डिसेंट्रलाइज करेंगे हम लोग। तो जावा ऑलरेडी क्या है? सेंट्रलाइज है। अब यहाँ का जो इसका कालीमंतान वाला क्षेत्र है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, तो इसलिए उसने दूर हट करके लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी, उतनी दूर जा करके अपनी नई राजधानी बसाने का फैसला लिया है। ठीक, तो करंट में ध्यान में रखिएगा न्यू संतारा के बारे में। किसका अधिकार था इस पर? पहले ये
किसके कब्जे में हुआ करता था इंडोनेशिया? डच। किसके कब्जे में था? डच। डच के कहाँ के निवासी हैं? पुर्तगाल के हैं। नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है ना। तो कभी कभी जानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत समस्या होती है। आसान क्वेश्चन को ओवर कॉन्फिडेंस में कई गलतियां होती हैं। है बिल्कुल आसान है, लेकिन क्या है, गलत होने की संभावना। तो उस पर थोड़ा सा आप आसान क्वेश्चन पे भी क्या करिएगा, थोड़ा सा शांति में सोचने का प्रयास करिएगा उसमें। और यही सब जो आसान क्वेश्चन होंगे आपको फाइट से बाहर कर देंगे, क्योंकि वैलेस वैलेस 9 डैश लाइन ये सब क्या है कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो वो तो ज़्यादातर लोग गलत करेंगे। जिसका सही हो जाए वो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर लोग जानते हैं। इस पे जो अगर गलतियाँ हुई तो फाइट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ के निवासियों के क्या किया जाता है, डच कहा जाता है। भारत पे डचों का अधिकार था कि नहीं है? क्या फ़ोन आ रहा है? जाने जा, कोई बात नहीं, वो कर कोई उससे कोई ठीक है, इसलिए साइलेंट किया। तो डचों का अधिकार था कि नहीं इस पे? भारत पे डचों का उपनिवेश था। ठीक, तो ऐसे हुआ क्या था, ये जीडीसी का जब पेपर होता है उसमें और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ पर 30 नंबर आपके जीएस वाले से पूछ लिए जाते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपनिवेश था, किसका नहीं था। तो उसका ट्रिक बहुत बढ़िया है। नीचे लिखे हो, पुत्र डैड फंसा, ये क्रम है ये, कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए हैं? हाँ हाँ, नहीं, पुत्र आ, यहाँ पे आ छूट गया है, अंग्रेज। पुत्र आ डैड फंसा, अंग्रेज। उसके बाद डैड डेनिस, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी, और बस यही है आपके, है ना। पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आपके आए थे। 1600 में आपके ये आ गए थे, डेनिस आए थे आपके 1642 में आ गए थे। और डचों का जो आगमन हुआ था, ये 1602 है इसका, ये 1602। और 1616 में आपके डच आ गए थे। फ्रांसीसियों की जो पहली कॉलोनी हो गई थी कि 1664 में है। और साथ से आपका स्वीडिश हो गया, स्वीडिश। और लास्ट में कौन आए थे आपके? स्वीडिश आए थे 1731 में। आ जाता है इसे पूछने के लिए, है ना। तो इस तरह से भारत इन सबके उपनिवेश यानी ये बने हुए थे। ये सबसे लास्ट में कौन गया था इसमें? पुर्तगाली आए सबसे पहले और गए सबसे बाद में, ये ठीक है ना। चलिए, और इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो आपका है बहासा, इंडोनेशिया की एक जो यहाँ की भाषा है बहासा, मूल रूप से इंडोनेशियाई कहते हैं, इंडोनेशियाई भाषा। और यहाँ के जो है इसी को बहासा, है ना, यहाँ की जो लैंग्वेज है। तो नाम भी देखिए, जैसे नूसंतारा, अजीब सा लगेगा, है ना, कालीमंतान, है ना, ये सब क्या है? बहासा यानी लैंग्वेज है वहाँ की है।
इंडोनेशिया के यहाँ की लैंग्वेज के रूप में है ये। ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो सिनकोना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना। सिनकोना, सिनकोना में देखा जाए यहाँ पे बाडुंग जो क्षेत्र है वो यानी काफ़ी ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। ठीक, तो विश्व के सिनकोना में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और सिनकोना से ही यानी कुनैन मलेरिया यानी दवा बनाई जाती है। और इसके अलावा अगर खेती की बात करें हम लोग तो यहाँ पे रोपण कृषि पद्धति बहुत ज़्यादा है। ये क्या होती है, आता है रोपण कृषि पद्धति? निम्नलिखित में से कौन सा है जो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है? चाय जैसे, है ना, हाँ, चाय कहवा हो गए, है ना, ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं ये, जिसके यानी एक जगह पहले छोटे पौधे बनाएंगे, फिर वहाँ से रोप करके उठा करके दूसरी जगह पे आप उसको रोप दिए जाते हैं। रोपण, धान भी रोपण में अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो रोपण कृषि पद्धति यानी यहाँ की मूल रूप से है। तो नोट कर लेते हैं इसको इतना। ठीक, सिनकोना, हाँ, भूमध्य रेखीय सदाबहार हरित वन के अंतर्गत। चलिए लिख लेते हैं, लिखिए, हेडिंग डालेगा इंडोनेशिया। ठीक है, इसको हम हाँ जानेंगे, ठीक, इसको भेज देंगे हम। लिखिएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश समूह वाला देश इंडोनेशिया है। जहाँ पर लगभग 13,000, जहाँ पे देखिए एक्यूरेट ना है तो वहाँ पे लगभग आप डाल सकते हैं। ठीक है, लगभग 13,000 द्वीप हैं, किंतु 6,000 द्वीपों पर ही 6,000 द्वीपों पर ही वास योग्य क्षेत्र हैं। वास योग्य क्षेत्र हैं। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप ब्रुनेई है, जो पपुआ न्यू गिनी के पश्चात, पपुआ न्यू गिनी के पश्चात वास योग्य ना, वास योग्य विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखिएगा दोनों को क्या क्या है, तीसरे नंबर पे नहीं डाला गया, यहाँ पे दूसरा कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि एक वर्ड उसमें डाल दिया वास योग्य। ग्रीनलैंड आपका वास योग्य नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरह से इसको, ठीक है, वहाँ पे, ठीक, वास योग्य दूसरा सबसे बड़ा द्वीप। हाँ, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरा स्थान पपुआ न्यू गिनी और तीसरा स्थान जहाँ पे वास योग्य है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तीसरा स्थान ब्रुनेई, तीसरा स्थान ब्रुनेई का आता है।
ब्रुनेई एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रुनेई एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इंडोनेशिया का भी, ठीक, और एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रुनेई का दक्षिण वाला क्षेत्र अंडरलाइन करें, कालीमंतान, कालीमंतान इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। कालीमंतान के पूरब में या पूर्वी क्षेत्र में, कालीमंतान के पूर्वी क्षेत्र में हाल ही में देखिए, फैसला तो काफ़ी पहले से लिया था, लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन आने की वजह से क्या होगा, 2022 में इसको स्थानांतरित किया था इसने। हाल ही में इसने अपनी नई राजधानी पूर्वी क्षेत्र में हाल ही में अपनी नई राजधानी अंडरलाइन करेगा, नूसंतारा को बनाया। क्योंकि जावा द्वीप पे क्राकोटोवा तथा उसी के निकट ये इपो नहीं है, इसको सही करेगा, मेरापी था ये आपका मेरापी, उसी के निकट है मेरापी। जैसे प्रमुख, इपो नहीं आएगा इसमें, ठीक, इपो आपका खान के रूप में आएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेरापी जैसे प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, जिससे जनधन की विशाल हानि होती है, जनधन की विशाल हानि होती है। इसके अतिरिक्त जकार्ता यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है। जकार्ता यहाँ का सबसे बड़ा महानगर है। जावा द्वीप पर लगभग 2/3 जनसंख्या इंडोनेशिया की वास करती है। वास करती है। 2/3 जनसंख्या वास करती है। इतने बड़े जनसंख्या को विकेंद्रीकृत करने के लिए जकार्ता से 2000 किलोमीटर, जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर
नई राजधानी नूसंतारा को चुना। ब्रुनेई तथा सुलावेसी, सुलावेसी को ब्रैकेट में लिखेगा सेलेबीज द्वीप भी कहते हैं, के मध्य मकस्सर जल संधि गुजरती है। मकस्सर जल संधि गुजरती है। यहीं से अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने वेलेस लाइन खींचा था। वेलेस लाइन खींचा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भाषा बाहासा है। राष्ट्रभाषा बाहासा है। पहले यह देश डच का उपनिवेश था। डच का उपनिवेश था। डच का निवेश था। यहाँ की जलवायु यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय है। जैसे कहते हैं भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र भूमध्य रेखीय है, जहाँ सालों साल वर्षा होती है। सालों साल वर्षा होती है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपका दे दिया जाए कि कोपेन के अनुसार ये बताइए इंडोनेशिया की जो जलवायु है किस अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाएगा? क्या? हाँ, ए है ना। पहला क्या अक्षर होगा आपका? ए। ठीक ना। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य रेखा कैल्डोन का जो इन्होंने अपनाया है, ठीक, तो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग उच्च अक्षांशों की ओर, वैसे वैसे उन्होंने तापमान के आधार पे वनस्पतियों का वर्गीकरण किया था। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो पाई जाने वाली जलवायु थी उसे क्या नाम दिया गया था? ए कहा गया था। अब चूंकि बताया गया सालों साल आर्द्रता, तो एफ, स्मॉल एफ पकड़ लिए आप सीधे। विश्व में जहाँ जहाँ पर जिस देश में सालों साल वर्षा होगी वहाँ वहाँ पर क्या होगा आपका? एएफ जलवायु पाई जाएगी। बस ऐसे ऐसे माइंड में सेट करते जाइए। देखिए कोपेन आपके उंगलियों पर होगा नहीं, जैसे इससे पहले हैं ऐसे याद हो जाएगा सब चीज़ें। ठीक, और वैसे सोचेंगे एक बार में इसको पूरा पढ़ करके याद कर लें, उस समय तो याद करा देंगे लेकिन भूल जाएंगे। लेकिन इसको बार बार जहाँ जहाँ इस तरह से डिटेल अध्ययन करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंठस्थ हो जाएगा पूरा आपको ये। ठीक ना। तो ए प्रकार की ये जलवायु हो जाती है। तो विश्व में जहाँ जहाँ पर होगा, यानी जहाँ जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरेगी, जिन जिन देशों से, या ये कह सकते हैं आसियान कंट्री के आसपास जो पाई जाने वाली जलवायु होगी वो क्या होगी आपकी? एएफ। बिल्कुल सिंपल। ठीक ना। ठीक है।
कोपेन महोदय ने, देखिए कोपेन महोदय ने इस प्रकार की जलवायु को भूमध्य रेखीय जलवायु, यहाँ की भूमध्य रेखीय जलवायु होती है जहाँ सालों साल वर्षा होती है, सालों साल वर्षा होती है। कोपेन महोदय ने इसे AF अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया, प्रदर्शित किया। इंडोनेशिया में रोपण कृषि, रोपण कृषि की बहुलता है। रोपण कृषि क्यों करते हैं? अब रोपण कृषि कहाँ पर होती, पहले रोपण कृषि के अंदर कौन कौन से फसल आते हैं उनको ध्यान में रखिएगा, और फिर उसकी क्लाइमेट को ध्यान में रखिएगा कि चाय को किस प्रकार की क्लाइमेट चाहिए। तो चाय के लिए देखिए क्या चाहिए आपको, सस्ते श्रमिक चाहिए, स्लोप वाली ज़मीन चाहिए, टेम्परेचर है ज़्यादा चाहिए, वर्षा है ज़्यादा चाहिए, और वो सब यहाँ मिल जा रहा है। अच्छी बात है, चाय में भी रहता है और क्या है। अब चाय में आर्द्रता होनी चाहिए लेकिन जड़ों में उसके पानी नहीं ठहरना चाहिए, ये शर्त होती है। धान के साथ नहीं है ना, धान है इसके तटीय क्षेत्र में तो उगा दिए जाएंगे, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों के बाद जहाँ पे ढाल होंगे वहाँ पे आपके चाय के बागान लगाए जाएंगे इसके। चलिए कहाँ तक है लिखे? हाँ, कृषि की बहुलता है। इंडोनेशिया सिनकोना के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ का बाडुंग क्षेत्र, बाडुंग क्षेत्र सिनकोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बाडुंग क्षेत्र सिनकोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बाडुंग क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। जावा द्वीप तथा सुमात्रा द्वीप एक दूसरे से सुंडा जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। वहीं सुमात्रा द्वीप एशिया के मुख्य भूभाग से मलक्का जल संधि के द्वारा अलग होता है। मलक्का जल संधि के द्वारा अलग होता है। सबसे बड़ा इसमें देखिए आपका यही था इंडोनेशिया। बाकी और जो देश है छोटे छोटे हैं, मुख्य मुख्य उसके यानी लाइन हम लोग नोट करेंगे उसके। तो कल आगे इसके बाद हम लोग थोड़ा म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, इनके बारे में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उन पे हम लोग दृष्टिकोण करेंगे। ठीक, पिछली वीडियो को बार बार आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट देखिए बनता चला जाएगा ये। ठीक, सुनने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा उसको ज़्यादा, है ना। डाटा